नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत। वर्ष 2022 अपनी समाप्ति की ओर है और वर्ष 2023 आपके जीवन में नई खुशियां, नई रोशनी, नया सवेरा लेकर आने वाला है। सबसे पहले आप सभी को आने वाले वर्ष 2023 की अग्रिम शुभकामनाएं। और आप भी ये जानने को बेचैन होंगे कि ग्रह गोचर के अनुसार नया वर्ष आपके जीवन में क्या क्या सुखद परिवर्तन लेकर आ रहा है। देखिए, ये समय बीते समय की घटनाओं, लाभों, हानियों की एनालिसिस करने का है और नए उत्साह के साथ नूतन वर्ष 2023 में प्रवेश करने का है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि पिछले वर्ष में आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आई थीं और क्यों आई थीं। इसके बाद चर्चा करेंगे वर्ष 2023 के पहले 3 माह जनवरी, फरवरी, मार्च आपके लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहे हैं। कब कब बनेंगे धन के योग, कब बनेगा विवाह, संतान प्राप्ति का योग, नौकरी का योग कब बनेगा, प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने का योग कब बनेगा, और कब कब ग्रह गोचर इस तरह का होगा जब आपको नौकरी या रोजगार की प्राप्ति होगी। कब भाग्य आपका साथ देगा और कौन सा वो समय होगा जब आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बीते वर्ष 2022 के बारे में चर्चा करूंगा, फिर चर्चा करेंगे 2023 के प्रारंभिक 3 महीनों जनवरी, फरवरी और मार्च के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 2022 में कुछ कालखंड ऐसे थे जिसमें आपको ग्रहों के गोचर के कारण विशेष परेशानी झेलनी पड़ी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सूर्य के गोचर के बारे में। 16 जुलाई से 17 अगस्त इस टाइम पीरियड में सूर्य का गोचर कर्क राशि में था और शनि का गोचर मकर राशि में। शनि और सूर्य दोनों एक दूसरे के आमने सामने। ज्योतिष शास्त्र में शनि और सूर्य को एक दूसरे का शत्रु माना जाता है। शत्रु की दृष्टि पड़ने से सूर्य भी पीड़ित हुए और शनि भी पीड़ित हुए। शनि की दृष्टि पड़ने से जब सूर्य पीड़ित हुए तो चूंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं, जब राजा ही पीड़ित हो तो क्या हुआ होगा। सूर्य पिता के कारक, तो पिता को कष्ट। सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक, वहाँ भी स्थितियाँ अनुकूल नहीं रही होंगी। साथ ही साथ अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे थे, तो वहाँ भी स्थिति आपके प्रतिकूल रही होंगी। कार्यक्षेत्र में वर्कलोड बढ़ा होगा, अधिकारियों सहयोगियों का सहयोग नहीं मिला होगा। और चूंकि शनि कर्म के कारक हैं, कर्म क्षेत्र के कारक हैं, अगर आपके पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, वेतन वृद्धि संबंधित कोई मामला था, उसमें भी रुकावट आई होगी। आपका कोई काम सरकारी अधिकारियों से था, वो काम नहीं बना होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में बाधाएं आई होंगी। और साथ ही साथ आप नेत्र कष्ट, हड्डियों के रोगों से, हार्ट प्रॉब्लम्स, पाचन तंत्र संबंधी रोग, सूर्य जब पीड़ित होते हैं तो हमेशा हार्ट प्रॉब्लम्स को जन्म देते हैं और पाचन तंत्र संबंधी रोगों को जन्म देते हैं। साथ ही आपके आत्मविश्वास में कमी आई होगी। लगातार तनाव रहने के कारण आप माइग्रेन के भी शिकार हुए होंगे। जहाँ तक शनि की बात है, अब शनि पहले से ही वक्री चल रहे थे, सूर्य की दृष्टि पड़ने से और भी पीड़ित हो गए। शनि कर्म के कारक हैं, लाभ के कारक हैं,
दशम और एकादश भाव के कारक होते हैं शनि। तो शनि के पीड़ित होने का सीधा असर आपके कामकाज पर पड़ा। कार्यों की गति धीमी हुई, कार्यों में रुकावट आई, आपके मन में उत्साह की कमी आई और सबसे बड़ी बात कि आप फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति से गुजरे होंगे। आर्थिक संकट भी आपने झेला होगा। शनि जन्य रोग, घुटनों के रोग, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में पीड़ा, वायु विकार, एनीमिया, पीलिया, इन सब बीमारियों से भी आप परेशान हुए होंगे। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण घटना 2022 की रही वो है शनि का राशि परिवर्तन। 29 अप्रैल को शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया और मकर राशि से राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर किया। कुंभ राशि में ही शनिदेव वक्री हुए और वक्री अवस्था में ही 12 जुलाई को राशि परिवर्तन करके पुनः मकर राशि में आ गए। अब एक ऐसा ग्रह जो कि 2.5 वर्षों में राशि परिवर्तन करता है, अगर वही ग्रह 2.5 महीने में 2 बार राशि परिवर्तन कर ले तो स्वाभाविक है कि हर क्षेत्र में बहुत बड़ी उथल पुथल देखने को मिली होगी। व्यापार व्यवसाय के मामलों में, रियल एस्टेट के मामलों में और साथ ही साथ वो जातक जिनके जीवन में शनि की 7.5 या ढैया गतिमान थी, जैसे धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, वो इससे विशेष प्रभावित हुए होंगे और व्यापार व्यवसाय में मंदी आई होगी। कार्य क्षेत्र में कार्यों की गति धीमी हुई होगी। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव देखने को तो मिला ही होगा। धन का संकट भी आपके लिए रहा होगा। तीसरा जो कालखंड जिसमें आपको सर्वाधिक कष्ट मिला होगा वो है 27 जून से लेकर के और 10 अगस्त। मंगल का गोचर था मेष राशि में और मेष राशि में ही राहु का भी गोचर था। मंगल और राहु का अंगारक योग बना। अंगारक योग क्या होता है? अंगारक वो योग होता है जो सब कुछ जला करके राख कर देने वाला योग होता है। इस योग के बनने से अचानक से आपके मन में बहुत अधिक क्रोध आया होगा। चूँकि राहु साथ हैं, राहु भ्रम पैदा करते हैं, राहु अविश्वास पैदा करते हैं, राहु अनजाना सा भय पैदा करते हैं। तो और राहु किसी भी चीज़ को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, एक्सट्रीम को शो करते हैं। तो आपका क्रोध जो है इतना अधिक बढ़ गया होगा कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया होगा। क्रोध और उग्रता के कारण कोई ऐसी घटना घट गई होगी जिसके कारण आपका काम तो बिगड़ ही गया होगा, कोर्ट कचहरी की नौबत भी आई होगी। अत्यधिक मानसिक तनाव और आर्थिक संकट की स्थिति से गुजरे होंगे। खर्च बेतहाशा बढ़ गया होगा। अस्पताल के चक्कर लगाते लगाते आप परेशान हो गए होंगे। बने बनाए आपके प्लान बिगड़ गए होंगे। मित्रों से, सहयोगियों से, जीवन साथी से, बिजनेस पार्टनर से, पड़ोसियों से बिला वजह के तनाव की स्थितियां पैदा हुई होंगी, जिसके लिए बाद में आपको पछताना भी पड़ा होगा। और माता पिता के स्वास्थ्य में भी कमी देखने को मिली होगी। हो सकता है कि इस गोचर काल में आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। और इसके अलावा 2022 में 2 सूर्य ग्रहण घटित हुए। 30 अप्रैल और 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण हुआ और साथ ही साथ 16 मई को और 8 नवंबर को 2 बार चंद्र ग्रहण हुआ। जब सूर्य पीड़ित, चंद्रमा पीड़ित, तो स्वाभाविक है कि आपको पीड़ा मिली होगी। अगर ऐसा आपके साथ हुआ हो
तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन वो जातक जिनके जीवन में शनि की, मंगल की, राहु की या फिर सूर्य के महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी, उनके जीवन में इनमें से कुछ न कुछ घटनाएं अवश्य घटित हुई होंगी। और अगर ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आइए बात करते हैं 2023 के बारे में। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। सबसे पहले ग्रह स्थितियों को समझते हैं। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति कुंडली के चतुर्थ भाव में ही जनवरी से लेकर मार्च तक गोचर करेंगे। सूर्य का गोचर जनवरी माह में आपके लग्न भाव में है और बुध का भी गोचर लग्न भाव में है। सूर्य राशि परिवर्तन करके 14 जनवरी को धन भाव में, 13 फरवरी को पराक्रम भाव में और 15 मार्च को चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। बुध की बात करें तो बुध 7 फरवरी को राशि परिवर्तन करके धन के भाव में गोचर करेंगे। इसके बाद 27 फरवरी को पराक्रम भाव में, 16 मार्च को चतुर्थ भाव में बुध का गोचर होगा। ये मैंने डेट्स भी लिख दिया है कि किस किस डेट को किस भाव में कौन सा ग्रह गोचर करेगा। शुक्र की बात करें तो शुक्र पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। 22 जनवरी को पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। वर्तमान में 22 जनवरी तक शुक्र धन के भाव में गोचर करेंगे और 22 जनवरी को पराक्रम भाव में आ जाएंगे और 15 फरवरी को चतुर्थ भाव में, 12 मार्च को पंचम भाव में शुक्र का गोचर होगा। मंगल छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और 13 मार्च को सप्तम गोचर करेंगे। राहु पंचम में और केतु लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब इसी के आधार पर विश्लेषण करते हैं विभिन्न योगों की। सबसे पहले बात करते हैं धन योग के बारे में। कब कब जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में धन का योग बनेगा। कुंडली के दूसरे भाव, 11वें भाव, पंचम भाव और नवम भाव, इनके स्वामियों की युति जब जब बनती है तो धन का योग बनता है। अब पंचम भाव के तो मंगल हैं स्वामी, तो मंगल की तो युति नहीं बन रही है। धन के भाव दूसरे भाव के स्वामी शनि, देखिए यहाँ पर शनि 10 लिखा हुआ है। 10 का मतलब मकर राशि, मकर राशि के स्वामी शनि, तो दूसरे भाव के स्वामी हो गए शनि। एकादश के भाव हैं शुक्र, यहाँ 7 लिखा है। 7 का मतलब तुला राशि, तुला राशि के स्वामी शुक्र, तो शनि, शुक्र और नवम के भाव के स्वामी हो गए सूर्य। तो शनि, शुक्र या सूर्य की जब जब युति बनेगी तब तब धन का योग बनेगा। इसके अलावा शुक्र के साथ राहु की, गुरु की या शनि की युति जब भी बनेगी तब भी धन का योग बनेगा। अब आप समझिए इस चीज़ को। 14 जनवरी को सूर्य धन के भाव में रहेंगे और यहाँ पर 17 जनवरी तक शनि रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 14 जनवरी तक धन का योग बनेगा। और ये धन कहाँ से आएगा? सूर्य के या शनि के क्षेत्रों से। शनि आपको रियल इस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र से पैसा दिला देंगे, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से धन दिला देंगे। सूर्य आपको सरकारी नौकरी से, शासन प्रशासन से या राजनीति के क्षेत्र से धन प्राप्त कराएंगे। इसके बाद शनि राशि परिवर्तन करके पराक्रम भाव में आ जाएंगे। सूर्य 13 फरवरी को पराक्रम में आ जाएंगे और एक बार फिर से 13 फरवरी से सूर्य और शनि की युति बनेगी। देखिए,
सूर्य और शनि को युति को खराब माना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर सूर्य भाग्य भाव के स्वामी हैं, शनि धन के भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको धन की प्राप्ति होगी। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का होता है, मीडिया का होता है, ऑनलाइन कार्यों का होता है, इंटरनेट संबंधी कार्यों का होता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म का होता है। तो इन क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। सूर्य और शुक्र की युति, सूर्य 15 मार्च को यहाँ पर आ जाएंगे और शुक्र 15 फरवरी को यहाँ पर आएंगे, 12 मार्च तक रहेंगे। तो सूर्य और शुक्र की युति तो नहीं बनेगी, लेकिन शुक्र और गुरु की युति बनेगी। देखिए गुरु जो हैं ये चतुर्थ भाव में ही रहेंगे। शुक्र 15 फरवरी को यहाँ पर आ जाएंगे। 15 फरवरी से 12/3 तक शुक्र और गुरु की युति बनेगी और ये आपके लिए सुख भाव में ये युति बन रही है। तो आपको कला के क्षेत्रों से या देवगुरु के क्षेत्रों से, जैसे कि आप शिक्षक हैं, काउंसलर हैं, वकालत के क्षेत्र में जुड़े हैं या कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति इस गोचर काल में होगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण कालखंड होगा धन की प्राप्ति के लिए वो होगा 12 मार्च के बाद। 12 मार्च को शुक्र पंचम में गोचर करेंगे। शुक्र की दृष्टि लाभ के भाव पर, अपने ही भाव पर, देखिए शुक्र लाभ के भाव के स्वामी भी हैं और लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो 12 मार्च से लाभ के भाव के प्रभाव को बढ़ा देंगे और राहु शुक्र के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देंगे। तो अचानक से कई चीज़ों का लाभ आपको होगा। अचानक से धन की प्राप्ति होगी, आपका विवाह अचानक से हो सकता है, फ्रेंड सर्किल आपका बढ़ेगा, साथ ही साथ कोई प्रॉपर्टी, मकान आप ये सब बनवाना चाहते थे लेकिन नहीं बनवा पा रहे थे, वो कार्य भी आप इस गोचर काल में कर पाएंगे 12 मार्च के बाद, क्योंकि प्रबल धन योग बनेगा इस गोचर काल में। अब आइए बात कर लेते हैं नौकरी के बारे में। सरकारी नौकरी की बात करें तो सरकारी नौकरी के कारक होते हैं सूर्य, बुध और मंगल। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में शुक्र भी हैं, गुरु भी हैं, मंगल भी हैं और बुध भी हैं और शनि के प्रभाव से भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलते हैं। पहले बात कर लेते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की। तो सूर्य और बुध का गोचर आपके लग्न भाव में है और यहाँ पर सूर्य 14 जनवरी तक गोचर करेंगे। तो 14 जनवरी तक अगर आप IAS, IPS, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो 14 जनवरी तक प्रबल योग है। अगर आप एफर्ट करेंगे तो आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण योग बनेगा वह 16 मार्च को बनेगा। 16 मार्च को वैसे तो बीच में भी बनेगा, फरवरी में भी, लेकिन मैं उन योगों की बात कर रहा हूं जो कि विशेष महत्व के हैं। तो 16 मार्च को बुध आ जाएंगे चतुर्थ भाव में और सूर्य आ जाएंगे 15 मार्च को। 16 मार्च से सूर्य और बुध की युति बनेगी। बुध की दृष्टि पड़ेगी दशम पर, सूर्य की दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पर और दशम भाव पर शुक्र की भी दृष्टि पड़ेगी और शुक्र छठे भाव के स्वामी हैं, जहाँ से आपको नौकरी का विचार किया जाता है। तो ऐसे में 16 मार्च के बाद का जो समय है ये भी प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। इसके अलावा 13 मार्च तक मंगल छठे भाव में है। मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर है और 12वां भाव इसके स्वामी भी मंगल हैं। तो यहाँ पर
मंगल के प्रभाव से, क्योंकि देखिए 12वां भाव अस्पताल का होता है, न्यायपालिका का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है और 12वां भाव जेल का भी होता है। अगर आप पुलिस विभाग में, जेल विभाग में या अस्पताल में, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए 13 मार्च तक बहुत ही उपयुक्त रहेगा, क्योंकि मंगल नौकरी के ही भाव में गोचर कर रहे हैं। आपको सैन्य क्षेत्र में भी जॉब मिल सकती है, आर्मी, एयरफोर्स, मिलिट्री और मिलिट्री फोर्सेस के क्षेत्र में। साथ ही साथ विदेश सेवा में भी आप जा सकते हैं, और विदेशों में खास करके मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप विदेश जा सकते हैं और विदेश में आपको जॉब भी मिल सकता है। बात करते हैं विवाह के बारे में। विवाह के कारक होते हैं शुक्र और गुरु, और जब दोनों ही ग्रह एक साथ सुख के भाव में गोचर करेंगे और उस स्थिति में भौतिक सुखों में वृद्धि यानी विवाह भी आपका होगा, तो 15/2 के बाद बहुत ही श्रेष्ठ योग बनेगा विवाह का। और इसके बाद शुक्र जब पंचम भाव में चले जाएंगे 12 मार्च के बाद, तो उस समय भी विवाह का प्रबल योग बनेगा। साथ ही साथ चूँकि यहाँ पर राहु भी हैं, तो राहु शुक्र के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे, तो विवाह के प्रबल योग 12 मार्च के बाद बनेंगे। और वैसे तो देवगुरु लगातार सुख के ही भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कन्याओं के लिए तो जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों ही महीनों में विवाह के योग बनेंगे। प्रबल योग बनेगा 15 फरवरी के बाद और 12 मार्च के बाद, और इस समय अगर आप एफर्ट्स करते हैं, प्रयास करते हैं, आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। व्यापार की बात करें तो व्यापार के सबसे बड़े कारक तो बुध होते हैं, लेकिन शनि और शुक्र भी व्यापार के कारक होते हैं। शनि 17 जनवरी तक धन के भाव में रहेंगे और शनि की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर, और अष्टम भाव जो होता है ये ज़मीन के नीचे के पदार्थों का होता है। तो अगर आप रियल इस्टेट से जुड़ कर के कार्य कर रहे हैं या बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं या आप आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, इस तरह का कार्य व्यवसाय आपका है, या आप पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर, स्क्रैप, इन सब चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो 17 जनवरी तक का समय आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। और बुध जो हैं वो 7 फरवरी तक आपके लग्न भाव में रहेंगे और बुध की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर। सप्तम भाव के स्वामी भी हैं बुध और सप्तम पर दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो सप्तम भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे बुध। आपके राशि के स्वामी भले ही देवगुरु हैं, लेकिन आपके जीवन पर जनवरी, फरवरी, मार्च में जो सर्वाधिक प्रभाव रहेगा वो बुध का रहेगा, सूर्य का रहेगा, शनि का रहेगा और शुक्र का रहेगा। इसलिए इन ग्रहों से आपको विशेष लाभ मिलेगा। 17 जनवरी तक शनि संबंधित व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद शुक्र और गुरु, शुक्र और बुध दोनों ही चतुर्थ भाव में आएंगे और दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे। शुक्र 15 फरवरी से और बुध 16 मार्च से। तो 15 फरवरी से अगर आप कला के क्षेत्रों में व्यापार व्यवसाय करते हैं, 15 फरवरी से 12 मार्च तक कला के क्षेत्रों से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, सौंदर्य को बढ़ाने वाली चीज़ें जैसे डिज़ाइनर ड्रेसेस है या कंप्यूटर ग्राफिक्स है या महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन है, कॉस्मेटिक्स हैं, परफ्यूम्स हैं, इन सब चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, घर की सुविधा को बढ़ाने वाले साधनों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो 15 फरवरी से 12 मार्च का जो टाइम पीरियड है ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बुध तो 16 मार्च को यहाँ पर आएंगे, तो 16 मार्च के बाद का समय
किसी भी क्षेत्र से संबंधित कोई भी व्यापार आप करते हैं उसके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। प्रॉपर्टी और वाहन की बात करें तो वाहन के जो प्रबल कारक होते हैं वो होते हैं शनि, और शनि 17 जनवरी तक दूसरे भाव में रहेंगे और चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो 17 जनवरी तक वाहन खरीदने का प्रबल योग बनेगा। और चूंकि इस गोचर काल में शुक्र भी शनि के साथ रहेंगे 22 जनवरी तक धन भाव में रहेंगे, तो ऐसे में जो है कोई बड़ी गाड़ी 4 व्हीलर वगैरह भी आप इस गोचर काल में खरीद सकते हैं। जहाँ तक भूमि भवन और प्रॉपर्टी की बात है, उसके कारक तो मंगल होते हैं, लेकिन आपकी कुंडली में लग्न के स्वामी देवगुरु बैठे हैं चतुर्थ भाव में, और चतुर्थ भाव भौतिक सुखों का होता है, भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। तो चूंकि देवगुरु राजयोग बना रहे हैं और चतुर्थ भाव में बैठ के राजयोग बना रहे हैं, तो किसी भी समय आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। क्योंकि देवगुरु जब हंस राजयोग बनाते हैं तो आपका ज्ञान बुद्धि विवेक इतना अधिक जागृत होता है कि आप किसी भी मामले में बहुत ही सही डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं। तो प्रॉपर्टी खरीदने के संबंध में या बेचने के संबंध में आप बिल्कुल सही डिसीजन ले पाएंगे। इसलिए प्रॉपर्टी खरीदने का जनवरी, फरवरी और मार्च कभी भी आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। वाहन का विशेष योग 17 जनवरी तक बनेगा। जहाँ तक सावधान रहने की बात है तो आपको 13 मार्च के बाद मंगल आ जाएंगे सप्तम भाव में, और यहाँ पर चूँकि मंगल के कारण आपके अंदर क्रोध और उग्रता बढ़ेगी, तो दाम्पत्य सुखों में कमी आ सकती है, लव रिलेशंस डिस्टर्ब हो सकते हैं, पार्टनरशिप में व्यापार है तो उसमें भी परेशानी आ सकती है। तो 13/3 के बाद आपको विशेष ध्यान रखना है। और चूँकि मंगल 13 मार्च तक छठे भाव में ही बैठे हैं, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। वैसे मंगल के छठे भाव में होने से शत्रु तो आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक विशेष चीज़ आपको मैं ज़रूर आपको बता दूं, जब तक मंगल छठे भाव में हैं, ये विशेष सावधानी है आपके लिए, जब तक मंगल छठे भाव में हैं किसी को भी आप भूल करके भी कर्ज मत दीजिएगा। कुंडली में जब भी छठे भाव में मंगल का गोचर होता है या छठे भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ती है, उस स्थिति में भूल करके भी किसी को लोन मत दीजिएगा, पैसा उधार मत दीजिएगा। हाँ, पैसा आप उधार बैंक से, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से आप लोन ले सकते हैं। खास करके चूँकि 12वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो विदेश जाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए या किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए आप लोन ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लोन देने से मना किया जा रहा है। अब आपको करना क्या है, अपनी आप जन्म कुंडली नेट से डाउनलोड कर लें और उसमें देखें कि आपके जीवन में किस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, आप उसका उपाय करें। आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सूर्य की महादशा बुध की अंतर्दशा है, आपको नौकरी मिल जाएगी। सूर्य की महादशा है, मंगल की अंतर्दशा है, जॉब मिल जाएगा। गुरु की महादशा है, सूर्य की अंतर्दशा है, तो भी जॉब के योग बनेंगे। तो इस तरह से आप देखें कि किसकी महादशा या अंतर्दशा चल रही है, उस ग्रह का आप उपाय ज़रूर करें। उपाय करेंगे तो ग्रह को बल मिलेगा, ग्रह एक्टिवेट होगा और आपको जो आपकी इच्छित कार्य है, जो आप चाहते हैं, वह कार्य आपका पूरा होगा। दूसरी बात, कुंडली जब आप नेट से डाउनलोड करेंगे तो उसमें ग्रहों का अंश बल भी लिखा होगा। अब अगर ग्रहों का अंश बल 12 डिग्री से और 18 डिग्री के बीच में है तो आपकी कुंडली में ग्रह मजबूत हैं और पूरा लाभ देने की स्थिति में है। अगर इससे कमज़ोर हैं, इससे कम है, 12 डिग्री से कम है या 18 डिग्री से ज़्यादा है, तो आप ग्रहों का उपाय करें। तो चलिए बात कर लेते हैं ग्रहों के उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए
उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है, तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर 5 पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है, तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल,
जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।